नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले हरिद्वार से ही खबर, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक लगातार जारी है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद भी पहुंचे हैं। बैठक में पहुंचे स्वामी चिन्मयानंद ने न्यूज 18 से बात करते हुए काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद पर आए अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसी मस्जिदों की खुदाई जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से मंदिर थे और उन्हें तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, जो मुगल आक्रमणकारियों की देन है। वहीं स्वामी अवचेतानंद ने भी धर्मांतरण पर चिंता जताई। यह है कि सत्य की खोज होनी चाहिए। जो गुलामी के समय में हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों को दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, उनकी खोज तो होनी चाहिए, तलाश तो होनी चाहिए। अगर वहाँ खुदाई की जाती तो क्या बुरा है, अन्यथा क्या है। ये तो सर्वविदित है कि वहाँ जो भगवान विश्वनाथ के चारों ओर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो ये तो सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार न्यायालय के आदेश पर वहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा तथ्यों का अन्वेषण करती है तो ये उचित कदम होना चाहिए। इस तरह के मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन सब के बारे में ऐसा निर्णय अगर हमें न्यायालय आदेश देता है, कोर्ट आदेश देता है, तो हम ऐसा करना। मैंने पहले भी कई बार कहा कि आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में आज भी बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। अगर आप इस धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं, ईसाई मशीनरी ने जो काम किए हैं वहाँ, उन्होंने छोटे छोटे स्कूल बनाए, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनाई और उसकी आड़ में उन्होंने धर्मांतरण किया। और मैंने कई बार केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी मैंने कहा था कि हमको जो कार्य वो कर रहे हैं उन कार्यों को हमको बड़े स्तर पर करने चाहिए, तो धर्मांतरण वहीं रुक जाएगा। और हरिद्वार में वीएचपी की बैठक हुई है। बैठक में शामिल हुए हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। लव जिहाद को सीएम ने बताया है गंभीर मामला। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले कम हैं, सीएम ने इस तरह की बात कही। लव जिहाद के मामले गंभीर बताए सीएम ने। वहीं उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की बैठक में ये तमाम बातें बोली, जिसमें उन्होंने लव जिहाद के मामले को गंभीर बताया। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में सीएम पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत, और इस बैठक में ही तीरथ सिंह रावत ने तमाम बातें कही। हरिद्वार देवस्थानम बोर्ड पर भी सीएम तीरथ सिंह रावत बोले हैं। देवस्थानम बोर्ड के फैसले पर सीएम तीरथ ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवस्थानम के फैसले पर पुनर्विचार होगा। पुरोहितों के अधिकारों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मंदिरों में लागू रहेगा शंकराचार्य की बनाई व्यवस्था। तो पुरानी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की बात सीएम तीरथ सिंह रावत ने कही। आज वो पहुंचे हैं वीएचपी की बैठक में और यहीं पर उन्होंने तमाम बातें कही। सीएम पहुंचे। जिस तरह से वीएचपी की बैठक हो रही है और वीएचपी की बैठक में तमाम साधु संत पहुंचे हैं, सब अपनी अपनी राय इन्होंने रखी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर पहुंचे, तीरथ सिंह रावत। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज जिस तरह से वीएचपी के सम्मेलन में मंथन चल रहा है, साधु संतों ने सभी ने अपनी बात की, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या देवस्थानम बोर्ड का, और सीएम ने भी इस पर अपनी राय रखी है। रावत जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी राय रखी है और हमारे साथ जो सबसे बड़े नाम हैं स्वामी चिदानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, क्या बात हुई आज? पूरी की पूरी जो बैठक थी वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक, उसमें बातचीत क्या रखी और सीएम ने विशेष तौर पे देवस्थानम का आपने गिफ्ट मांगा सीएम तीरथ सिंह रावत से, क्या वो गिफ्ट मिल पाया आपको? मुझे लगता है कि आज जिस तरह से, क्योंकि आज उनका, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का जन्म दिवस भी है, तो मैंने उनका आज जन्म दिवस की यही भेंट हो कि वे आज के दिन जो चारों धाम का जो एक बोर्ड बना है उस पर पुनर्विचार करें। और क्योंकि मठ मंदिरों का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सेक्युलर है और सेक्युलर अगर सरकार है तो वो फिर किस तरह से धार्मिक स्थानों का मैनेजमेंट कर सकती है, इसलिए इन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। हाँ, एक व्यवस्था बने, आस्था है, आस्था का नियंत्रण व्यवस्था के द्वारा ना हो, लेकिन व्यवस्था बने कुछ चीज़ों के लिए, अनुशासन के लिए। दूसरी बात, हमने कहा राम सेतु है, राम सेतु का संरक्षण क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर है, उसका होना चाहिए। और तीसरी बात है जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारी संस्कृति है वो नष्ट ना हो। दूसरा है प्रकृति, वो नष्ट ना हो कि जल का, जंगल का, ज़मीन का, इनका किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस बार
गंगा जी में जल बहुत कम है। मुझे लगता है इस पर भी चिंता करना केवल सरकार का नहीं बल्कि हम संतों का और सबका कर्तव्य है, क्योंकि जल होगा तो कुंभ होगा, जल होगा तो हरिद्वार होगा, जल होगा तो पर्व होंगे। क्या लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दों पर भी चर्चा हुई इस पूरी मार्गदर्शक मंडल की बैठक? निश्चित रूपेण चर्चा हुई है। जब जब संस्कृति का ह्रास होता है तो लव जिहाद जैसे मुद्दे आते हैं। मुझे लगता है कि हालांकि उत्तराखंड में ये मुद्दे बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। उन्होंने कहा मैं इस पर विचार करूंगा और इस पर निश्चित रूपेण आने वाले समय में सबको साथ बिठाकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। महाराज जी, कल काशी की गणेश पीठ जो मस्जिद है उस पर भी फैसला आया अदालत का, उस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या और भी इस तरीके की जो मस्जिदें हैं जिनमें इस तरीके के मंदिरों का निर्माण हुआ है जो मुगल काल के दौरान, जैसी आपने बातचीत में मैंने सुना यहाँ पर जो संत विचार रख रहे थे, क्या उस तरह का विचार आपका भी है? मुझे लगता है कि काशी की बात हो या मथुरा की बात हो, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जितने भी विषय हैं सारे आस्था के विषय हैं। हमें मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि न्यायालय इसके लिए अपने न्यायालय ने उसको जो निर्णय दिया है वो निर्णय निश्चित रूपेण आगे आने वाले मंदिरों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक काम करेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसने सारे फासले दूर कर दिया, ऐसा फैसला दिया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी कुछ ऐसा फैसला आएगा, फासले टूटेंगे और दीवारें टूटेंगी, दरारें भरेंगी और दिल जुड़ेंगे, ऐसे फैसले आएंगे। आज की अगर बैठक की हम बात करें, पूरी मार्गदर्शक मंडल की बैठक की, महाकुंभ के बीच ये बैठक हो रही है, तो क्या निचोड़ लेकर के जाएं? यहाँ पर जो आए हुए संत हैं इस पूरी बैठक से क्या निचोड़ लेकर के जाएं? आप छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ पर हमारे दर्शकों। नंबर वन एक बात कि अपनी संस्कृति का संरक्षण सबको करना चाहिए। नंबर दो, पानी और जल जंगल जमीन की चिंता करनी चाहिए। तीसरी बात, मठ मंदिरों पर जो सरकारी अधिग्रहण है वो अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, उसकी एक व्यवस्था बने। ऐसा नहीं कि व्यवस्था ना बने। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का एक न्यास बना है, क्यों ना उसी तरह की व्यवस्था कुछ बने जिसमें नियंत्रण भी हो, अनुशासन भी हो और व्यवस्था भी हो। तो उसी की दृष्टि से अगर ये काम आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि कोई विवाद नहीं होगा और संवाद का एक नया क्षेत्र आगे बढ़ेगा। कोविड के बीच, कोरोना के खतरे के बीच ये पूरा का पूरा महाकुंभ हो रहा है, किस तरह की अपील आप जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पे देखा जा रहा है पुलिस रोक रही है लोगों को, जबरन काफी घंटे भर धूप में खड़ा रहना पड़ रहा, रात रात भर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या उन श्रद्धालुओं की परेशानी साधु संतों को दिखाई दे रही है? क्या वो अपने मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखा? निश्चित रूपेण आज ये बात आई है और उन्होंने कहा है कि मैं इस पर, क्योंकि समय इतना कम था और उस कम समय में भी उन्होंने कहा कि आते ही 4 बजे शपथ ली और 6 बजे वो मीटिंग में बैठ गए और उसके उन्होंने निर्णय लिए बड़ी तेजी से। और अब आने वाले समय में भी निश्चित रूप में उन्होंने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे। थोड़ा लोगों को भी धैर्य रखना है और थोड़ा शासन को भी सक्रियता बरतनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी और जल्दी ही इन समस्याओं का समाधान होगा। बहुत धन्यवाद मुनि जी। आप चिदानंद मुनि जी हैं और अभी अभी बैठक से बाहर आए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत भी अभी बैठक से जस्ट बाहर निकले हुए हैं और उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जो आज पूरी की पूरी वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, उसमें क्या क्या निचोड़ निकल कर आया। सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि किस तरीके से पर्यावरण को लेकर के चिंता करनी है और किस तरीके से धर्मांतरण का जो मुद्दा है पूरे देश में गरमाया हुआ है उस पर चर्चा होनी है। उसके अलावा लव जिहाद का मुद्दा अक्सर विश्व हिंदू परिषद की बैठकों में डिस्कशन होता है, तो ये बड़े पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो उत्तराखंड के लिहाज से वो है कि आप देवस्थानम बोर्ड के जरिए सरकार कोशिश कर रही थी, ऐसा साधु संतों को लगता है कि वो मठ मंदिरों पर नियंत्रण की कोशिश कर रही थी और विशेषकर जो 4 धाम से जुड़े हुए मंदिर थे उन पर नियंत्रण की कोशिश कर रही थी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण इन सब पहलुओं पर चर्चा हुई है। हालांकि बैठक अभी भी साधु संतों की जारी रहेगी, अभी थोड़ा ये लंच का समय हुआ है लेकिन इसके बाद भी जारी रहेगी। लेकिन आज के जो पॉइंट्स हम ओवरऑल अगर हम पूरा जिस्ट निकालें इस बैठक का, बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब भी वहां पर मंथन और बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार राजधानी देहरादून समेत कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने की बात से इनकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाम को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में इस पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड में देहरादून सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है। पूरे उत्तराखंड में कोविड के 5000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसमें से सबसे अधिक करीब 2000 मामले अकेले देहरादून में हैं।
तो दूसरे नंबर पर हरिद्वार है। हरिद्वार में 1500, नैनीताल में 550 एक्टिव केस है और इन तीनों जिलों में रोज सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। नहीं है, भारत सरकार की तरफ से हर तरह से सपोर्ट है, सहयोग है और उसको हम नीचे तक उतार रहे हैं। इतना जरूर है कि गाइडलाइन का भी पालन करें। हमने कहा सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं, यह सैनिटाइज लगाएं, ये बार बार हम लोगों से कहते हैं। बाकी जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात है, ये है आज कैबिनेट है, उसमें हम विचार करेंगे और उसमें हम निर्णय लेंगे। और सीएम तीरथ सिंह रावत आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देहरादून में बाल वनिता आश्रम में सीएम तीरथ सिंह ने बच्चों के बीच केक काटा और जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने आश्रम को 51,000 का चेक भी दिया। सीएम ने जन्मदिन के मौके पर यज्ञ का भी आयोजन किया, जिसमें सीएम भी शामिल हुए। बाल निकेतन आश्रम में एक आज बच्चों के साथ में एक मिलन और हवन का कार्यक्रम रखा था। मेरे मन में था कि आज ऐसे बच्चों के प्रति और जो अनाथ इस प्रकार का जिस आश्रम ने पूरी तरह उनका शिक्षा दीक्षा और योग्य बनाने का एक जिम्मा लिया, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, तो मैंने उचित समझा कि आज जन्मदिन उनके साथ में शरीक करूं। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने मेला नियंत्रण भवन में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेला प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। और पिछले त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला पलट सकता है। मामला पौड़ी जिले के 1000 गांवों को जोड़ने वाले प्रस्तावित सिंगटाली मोटर पुल का है, जिसे डिजाइन और लोकेशन तय होने के बाद और वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद निरस्त कर दिया गया। आंदोलित ग्रामीणों ने पिछले दिनों राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से शिकायत की थी। इसे लेकर अनिल बलूनी बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने मुख्य सचिव ओम प्रकाश से पत्र लिखकर पूछा कि किन कारणों से प्रस्तावित मोटर पुल का आदेश निरस्त कर दिया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जब अपने पैतृक गांव गए हुए थे, उस दौरान देवप्रयाग के लोगों ने ये मामला उठाया। तब उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिया था कि अगर मोटर पुल का बनाया जाना उचित होगा तो वो बनकर रहेगा। मोटर पुल के मामले में या फैसला पलटेगा या कौडियाला के पास नई लोकेशन पर नया मोटर पुल तैयार होगा। और पिथौरागढ़ 3 लोगों की यहां पर मौत से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के ये तीनों लोग बताए जा रहे हैं। घर के अंदर फंदे पर इनके शव लटके हुए मिले हैं। पति पत्नी और बच्चे का ये शव मिला है और अब इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे अधिकारी अब मामले की छानबीन में जुट गए हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, यहाँ पर एक ही घर में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तीनों फंदे से लटके हुए मिले हैं और पति पत्नी और बच्चे बताए जा रहे हैं जिनका शव मिला है। इलाके में अब हड़कंप मच गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। घर के अंदर फंदे पर इनके शव लटके मिले हैं। पति पत्नी और बच्चे बताए जा रहे हैं जिनका शव मिला है और अब मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो पिथौरागढ़ का ये मामला, हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये सुसाइड है, आत्महत्या है, हत्या है, क्या है, लेकिन फिलहाल पुलिस अब मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। और सल्ट का रण सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अपने जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। सल्ट उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टियों ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। बीजेपी का दावा है कि पार्टी हर चुनाव गंभीरता से लेती है और इस चुनाव को भी गंभीरता से ले रही है। बीजेपी ने जीत का भी दावा किया है, लेकिन कम मार्जिन से भी जीत उनके तर्क हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं। जनता का आज भी पूर्ण विश्वास है, इसलिए तो लगातार हमको जिता रहे हैं। लेकिन पहाड़ों की यहाँ की स्थिति ऐसी है कि मार्जिन यहाँ इतना ही रहता है। कहीं 2-2.5 हज़ार, 57, 58, 56,
100, 200, 500 ऐसे सीटों का मार्जिन है यहाँ। वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशी गंगा पंचौली को जिताकर कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 के चुनाव ने दस्तक दे दी है। आप समझ लीजिए 2022 की आहट है, हो चुकी है और ये चुनाव हो रहा है। और जब चुनाव बिल्कुल जब सरकार की विदाई तय है तो ऐसी परिस्थितियों में तो लोग जो है सल्ट के चुनाव को गंभीरता से लेते हुए और 2022 को मद्देनजर रखते हुए और क्षेत्र के विकास की बात को देखते हुए वोट करेंगे और कांग्रेस जीतेगी। थराली और पिथौरागढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को मात दी थी। ऐसे में सल्ट के रण का मुकाबला भी दिलचस्प होगा। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सल्ट में सुरेंद्र जीना दंपत्ति की असामयिक मृत्यु पर उपचुनाव में वॉकओवर देने की बात कही थी, लेकिन लगता है कि राजनीतिक संवेदनाएं अब शून्य हो चुकी हैं। जनता 17 अप्रैल को सुरेंद्र जीना को श्रद्धांजलि स्वरूप उनका वोट देने जा रही है। व्यक्ति को जनता ने 5 साल के लिए चुना था, आज ऐसा में वो परिवार पूरा का पूरा हमारे बीच से चला गया, लेकिन आज वो संवेदनशीलता शून्य हो गई है और वहाँ की जनता में उनके प्रति बड़ा गुस्सा मैंने देखा है। और वहाँ की जनता आने वाली 17 तारीख को श्रद्धांजलि के रूप में जीना जी के प्रति एक भाव प्रकट करने के लिए बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ। बारह अप्रैल और 14 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ में होने वाले शाही स्नान के चलते हरिद्वार का ट्रैफिक प्लान पुलिस ने तैयार किया है। ट्रैफिक प्लान के अनुसार हरिद्वार में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ट्रैफिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, सहारनपुर, हरियाणा से आने वाले लोग गढ़वाल के लिए निकलेंगे तो अब उनकी रुड़की से देहरादून होते हुए निकलना पड़ेगा। एसएसपी देहरादून योगेंद्र रावत का कहना है कि इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाने के लिए भारी वाहनों को देर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर के अंदर एंट्री दी जाएगी। चीज़ के लिए तैयार हैं कि यदि भारी वाहनों को, चूँकि पहाड़ पे जो सारी सप्लाई होती है वो दिल्ली और मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस तरफ से भी काफ़ी सप्लाई चीज़ें होती हैं, तो इस सप्लाई को निर्बाध रखने के लिए अगर कोई भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाता है तो हम इनको आशा रोड़ी से लेते हुए और अगर ठीक ठाक रहा तो बाईपास से होते हुए और फिर इनको ऋषिकेश की तरफ निकाला जाएगा। और इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार और एम्स ऋषिकेश द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश की विश्व स्तरीय सेवाओं का लाभ कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को मिलेगा, जिसके लिए बैरागी कैंप में 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो गया, जो स्नान के लिए आने वाले यात्रियों में विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधा दे रहा है। गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सहित ग्रीन कॉरिडोर की भी सुविधा होगी। ये सेक्टर अस्पताल जो बैरागी कैंप में है, ये एम्स के द्वारा चलाया गया है। ये 50 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें डॉक्टर्स के रुकने की जगह है, नर्सेस के रुकने की जगह है, अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं। आने वाले पर्यटकों के लिए अब लैंसडाउन में एंट्री करना आसान नहीं होगा। पुलिस ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी होटल में रूम न दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लैंसडाउन के एंट्री पॉइंट पर भी चेकिंग शुरू कर दी है। बताया गया कि जो भी पर्यटक उनके होटलों में आते हैं, ऑनलाइन बुकिंग आदि करते हैं, तो वो पूर्व से ही उन पर्यटकों को, उन यात्रियों को बता दें कि वो अपने साथ RT-PCR की जो रिपोर्ट होती है 72 आवर्स पहले की, वो अपना साथ में लेके आएंगे। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना चारधाम सड़क परियोजना का कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 70 किलोमीटर लंबे केदारनाथ राजमार्ग पर 57 किलोमीटर में पहाड़ियों की कटिंग और चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। वहीं डामरीकरण की बात की जाए तो 70 किलोमीटर में 48 डामरीकरण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इसमें हम लोगों का प्रयास है कि जिस भाग में भी पहाड़ीकरण काम पूरा हो चुका है वहाँ पर डामरीकरण कर लिया जाए और करीब 70 किलोमीटर लंबाई में काम होना था स्वीकृति प्राप्ति, इसमें से 57 किलोमीटर लंबाई में पहाड़ीकरण का काम किया जा चुका है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।